हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग अब एक मैं नई सीरीज शुरू करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने ज्योग्राफी के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे जो सिर्फ इम्पोर्टेंट और बार बार बोर्ड में आए हैं वो सब मैंने करवा दिए हैं और चैनल पे जाके वीडियो पड़ी है। अगर आप चाहेंगे तो देख लो, अगर मार्क्स चाहिए तो अच्छे से। तो उसी तरीके से अभी मैं आपको जो सोशल साइंस में हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको याद करवाने वाला हूं। और मैंने काफी मेहनत से इन एमसीक्यूज को ढूंढा है जो बार बार बोर्ड वाले रिपीट करते हैं। मोस्ट रिपीटेटिव टाइप के ये सवाल पूछे गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी बोर्ड एग्जाम में इस पॉइंट से रिलेटेड जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो इसमें ज्यादा मैंने क्वेश्चन को कंबाइन नहीं किया, 100, 150, 200 नहीं, टोटल 10 एमसीक्यूज हैं। सिर्फ 10, 5 और 5, 10 एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत के प्रति प्यार, मोहब्बत, इसकी इबादत, सबके लिए है। तो इसी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। टोटल है 10। एक बार आप इसे देखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है सरकार, तो शुरू करते हैं। एक बार आप इसे देखिए और अगर लगता है वैल्यूएबल है तो प्लीज एक बार अपने दोस्त या अपनी दोस्ती के लिए शेयर कीजिए जरा इस वीडियो को। ठीक है सरकार, आपको पता चल गया। चैप्टर नंबर 2 देखिए, पहला सवाल ये रहा आपकी आंखों के सामने। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ। क्या कह दिया मेरे दोस्तों उसने कहा इनमें से कौन सा रीजन है जिसके कारण कॉलिंग ऑफ का मतलब आप लोग जानते होंगे, बंद करना। कहते हैं ना कॉलिंग ऑफ कर दो, जो कॉलिंग का मतलब बुलाना, ऑफ का मतलब बंद करना। किसी चीज को बंद करने को कॉलिंग ऑफ बोलते हैं। तो कहता है इसमें से कौन सा ऐसा एक रीजन है जिसने कॉलिंग ऑफ करवा दिया। किस चीज को कॉलिंग ऑफ करवा दिया सर? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय द गांधी जी। तो कहता है इनमें से ऐसा कौन सा रीजन है जिसने बंद करवा दिया। किस चीज को बंद करवा दिया सरकार? बंद करवा दिया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करवा दिया था। इनमें से ऐसा कौन सा रीजन है ये आपको बताना है। ठीक है सरकार, देखिए तो अब हम इनमें से पहला रीजन पढ़ते हैं। कहता है प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेशर बनाया, क्या इसके कारण हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया? जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद नहीं हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको पता है ना, ब्रिटिश पीपल एंड कांग्रेस पीपल जाते थे राउंड टेबल। टेबल एक राउंड हुआ करती थी, वहां पे बैठते थे और आपस में डिस्कशन करते थे कि हम किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व मतलब सॉल्व कर दें। तो इसके कारण भी बंद नहीं हुआ था। ठीक है, गांधी जी अरेस्ट हो गए थे इसलिए हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था? नहीं सरकार, मैंने अपने एक वीडियो में बताया है और ये बात मैप में भी आएगी। द इंसिडेंट इज कॉल्ड छोरा छोरी। ओह, छोरा छोरी नहीं सरकार, कॉल चौरा चौरी। ठीक है ना, तो चौरा चौरी एक इंसिडेंट हो गया था। कहां पे इंसिडेंट हो गया था बाबूजी? यूपी में इंसिडेंट हो गया। यूपी के कहा? गोरखपुर में इंसिडेंट हो गया था। क्या इंसिडेंट हो गया था कि कुछ सत्याग्रही, कुछ आंदोलनकारियों ने कुछ पुलिस वालों को जिंदा फूंक दिया था। कहां पे सर? गोरखपुर के, यूपी के गोरखपुर में। उस जगह का नाम क्या था? चौरा चौरी। चौरा चौरी पुलिस थाने में जाके, मतलब पुलिस थाने में कुछ आंदोलनकारियों ने कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था, जिसकी वजह से गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि किसी भी तरीके की कोई भी हिंसा, कोई भी वायलेंस वो नहीं चाहते थे। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हिंसा हो गई थी इसलिए गांधी जी ने इसे बंद कर दिया था। तो यही सवाल है। चौरा चौरी इतनी इंपॉर्टेंट घटना है कि चाहे तेरे मैप में, चाहे तेरे एमसीक्यू में, या फिर आपके 2 मार्क का क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है सरकार, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखते रहिए जरा। नेक्स्ट है, कहता है हु सेट अप द अवध किसान सभा। एक बार देखिए जरा, अवध किसान सभा क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। एक किसान सभा बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी? कहता है कि किसने अवध किसान सभा को फॉर्म किया था। ठीक है सरकार, अवध किसान सभा से रिलेटेड सुन लीजिए। अवध किसान सभा ना
किसानों को बचाने के लिए शुरू की गई थी, क्योंकि पहले के टाइम पे जमींदार हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो उनके पास बहुत जमीनें होती थी, वो गरीब किसानों से टैक्स लेना, उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करना, उनका शोषण करना, उनसे जबरदस्ती किसी चीज को छीनना, वो बहुत ऐसा किया करते थे। तो इसीलिए एक सभा बनाई गई थी जिसका नाम था अवध किसान सभा। तो कहता है किसने अवध किसान सभा शुरू करी थी? ठीक है सरकार, तो अभी हमें देखना किसने अवध किसान सभा शुरू करी थी। अलूरी सीताराम राजू ने शुरू करी थी, या जवाहरलाल नेहरू, या बाबा रामचंद्रा ने शुरू करी थी, या जवाहरलाल नेहरू या शौकत अली ने शुरू करी थी, या महात्मा गांधी ने? याद रख लीजिए, अवध किसान सभा महात्मा गांधी जी ने तो पक्का शुरू नहीं करी थी, ये बात तो तय हो गई है। जवाहरलाल नेहरू और शौकत अली ने भी नहीं शुरू करी थी, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है। अब देखो, अवध किसान सभा किसी बाबा ने शुरू कर दी थी। किसने शुरू करी थी? याद कैसे रखेंगे? अवध किसान सभा किसने शुरू करी थी? किसी बाबा ने शुरू करी थी। तो आपको पता है बाबा, वो बाबा कौन है? जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्रा ने शुरू करी थी। ठीक है सरकार, किसने शुरू करी थी अवध किसान सभा? जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्रा ने। याद कैसे रखेंगे? अवध में कौन थे? बाबा थे, बाबा से ही याद रखना है। बाबा रामचंद्रा, बाबा भी और राम भी देवता इंसान है, ठीक है, याद रखिएगा, बाबा रामचंद्रा जी ने और जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, द साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड बिकॉज। कहता है साइमन कमीशन को हमने क्यों भगा दिया था? हमने, आपको पता है ना, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लोग झंडे मतलब लेके खड़े थे, बोला था साइमन कमीशन गो बैक, तुम इधर से चले जाओ। साइमन कमीशन जब आया था इंडिया, तो व्हाट वाज द पॉइंट कि हमने साइमन कमीशन को बिल्कुल ही बाइकआउट कर दिया था? देखिए, उसके पीछे सिर्फ एक कारण था कि जब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए आया था ना, तो उसकी वो जो कमीशन थे, तो उसमें जितने भी मेंबर थे साइमन कमीशन के साथ साथ, सबके सब अंग्रेज थे। अब बताइए, अगर सबके सब अंग्रेज होंगे तो क्या वो जो इंडियन होंगे उनके दुख दर्द बेचैनी को समझेंगे क्या? बताइए, हो ही नहीं सकता। अगर किसी पुरुष को कहा जाए, ढेर सारे पुरुष और कहते हैं महिलाओं के तकलीफों को समझो, वो कैसे महिला के तकलीफ को समझेगा? समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो पुरुष है। तो इसी तरीके से जो अंग्रेज लोग आए थे, किसका? इंडियन लोगों को तकलीफ समझने, कैसे समझेंगे? तो इसीलिए इंडियन लोग कहते थे, भाई अपने कमीशन के अंदर कुछ इंडियन मेंबर को भी तो डालो, तभी तो वो भी समझेंगे इंडियन लोगों की परेशानी क्या होती थी। पर वो लोगों ने इंडियन मेंबर को डाला नहीं था, इसी की वजह से हम लोगों ने साइमन कमीशन को बाइकआउट कर दिया था। तो व्हाट वाज द रीजन? कहता है देयर वाज नो ब्रिटिश मेंबर। अरे उसमें ब्रिटिश मेंबर भरे पड़े थे भाई, तो नो ब्रिटिश मेंबर की बात नहीं है, गलत खल्लास। इट डिमांड सेपरेट इलेक्टोरल फॉर हिंदू एंड मुस्लिम। नहीं सर, अभी मैंने आपको बताया ना कि भैया हम चाहते थे कि साइमन के कमीशन में इंडियन कुछ मेंबर भी जाएं, तो देयर वाज नो इंडियन मेंबर। करेक्ट है सर, इंडियन, वहां पे कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था साइमन के कमीशन में, इसी वजह से हमने उसका बाइकआउट कर दिया था। ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है सरकार, याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेटिव है, बहुत मेहनत से बना है, सिर्फ आपके लिए सर। एक बार देखिए, अगला सवाल ये रहा आपके लिए, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस? यस, अब कहता है स्वराज पार्टी, स्वराज का मतलब होता है द वन हु रूल हिमसेल्फ, ठीक है, जो खुद ही खुद पे रूल करता है। दिस इज कॉल्ड स्वराज। स्व का मतलब खुद का, खुद के ऊपर राज, इट्स कॉल्ड स्वराज। तो स्वराज पार्टी बनाई किसने थी? बिकॉज हम चाहते थे अंग्रेज तुम लोग चले जाओ, हम लोग अपने देश के ऊपर खुद राज करेंगे, पर राज जरूर करेंगे। आज भी तो लोग राज ही कर रहे, सरकार क्या है ना। तो राज, स्वराज इसीलिए इसे कहा जाता था। तो स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस किसने फॉर्म करी थी? आपको याद रखना है। पहला है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने, अब्दुल गफ्फार खान एंड महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने। याद रखिए, ठीक है, क्या याद रखना है सरकार? स्वराज, स्वराज, स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? वो स्व से स्वराज होता है और सा से CR भी होता है, सा से स्वराज भी होता है, सा से CR भी होता है। तो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी बनाई थी। किसने बनाई थी स्वराज पार्टी? किसने बनाई सर? स्व से स्वराज, स्व से CR दास एंड मोतीलाल नेहरू इज द करेक्ट ऑप्शन। सा से याद रखना, स्वराज, CR, स्वराज, CR, मोतीलाल नेहरू। एक बार मेरे पीछे बोलो, कसम है आपको, एक बार बोलोगे ना, वहां पे आपको याद रह जाएगा। सा से स्वराज, सा से CR, बस मोहब्बत इतनी ही है, इतनी ही आपको करना है। जितना आप खुश रह के पढ़ेंगे सर,
उतनी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पर खुश रह के पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, जो होना है वो होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, ना आप ना मैं ना कोई और। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी। अब देखो एक खिलाफत कमेटी बनी थी, वो फॉर्म्ड हुई थी 1919 में, तो कौन सी सिटी में फॉर्म हुई थी, ठीक है ना सरकार। तो याद रखिए पंजाब के अमृतसर में तो बिल्कुल नहीं फॉर्म हुई थी, लखनऊ में, सर मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में भी नहीं थी, कलकत्ता में सर यहाँ पे भी नहीं हुई थी। द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, सपनों का शहर, वहां जाइए स्टार बन जाइए। अगर इतना आसान होता तो मजा आता, पर होता नहीं था। आप याद रखिए 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनी थी, वो कहाँ पे बनी थी सर, बॉम्बे में। क्यों याद कैसे रखेंगे, कोई भी खिलाफत चीजें होती, खिलाफत की अगर कोई भी बगावत उठती है, आज भी देखेंगे तो बॉलीवुड स्टार लोग होते हैं, वही अनाप शनाप कुछ ना कुछ किसी के लिए बोल देते हैं, फिर दूसरी पार्टी वाले को दूसरा बोलते हैं और एक दूसरे के खिलाफ चलते रहती है बातें। कभी किसी एक्टर ने अगर मान लीजिए किसी तरीके से कुछ उन्होंने कर लिया तो उसके खिलाफ दूसरा बोलता है, उसके खिलाफ वो उनके खिलाफ, वो उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। तो ये, और लोग आधी चीजें सीख कहाँ से रहे हैं, मूवी से सीख रहे हैं, और मूवी से सीख रहे हैं तो बोल रहे हैं। और मूवी बनती कहाँ पे, 99% मूवीज बॉम्बे में बनती है। तो बस आपको याद रखना, खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ चलते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, मूवी बनती है बॉम्बे में। तो खिलाफत की जो कमेटी बनी थी वो बॉम्बे में बनी थी, याद रख ले मेरे दोस्त, ये रहा खिलाफत, ये रहा बॉम्बे, एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। कोई कंगना रनौत तो नहीं है ना इधर, सर एक बार इधर देखिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके लिए। नेक्स्ट है कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है, कहता है व्हाट एक्शन वर टेकन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हाँ ठीक है, व्हाट एक्शंस वर टेकन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हाँ ठीक है, तो क्या क्या एक्शंस लिए गए थे या लिए गए थे किसके दौरान सर, जब भी हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता था। तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या होता है। कहता है एक ही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखनी है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के शब्द में ही आ रहा है कि हम लोग किसी भी तरीके के आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब ये था कि जो इंडियन पीपल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से कोई किसी भी चीज में कोऑपरेट नहीं करेंगे। अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट धंस जाएगी, वो लोगों के ऊपर राज ही नहीं कर पाएगी। राज ही सिर्फ इसीलिए करती है क्योंकि हम लोग उनकी मदद करते हैं। पुलिस वाले बंदे हमारे थे, हमारे ऊपर ही राज करवा रहे हैं। आधे काम करने वाले बंदे हमारे थे, हमारे ऊपर ही राज करवा रहे हैं। इसीलिए गांधी जी ने शुरू किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कि भाई साहब अब हमारे बंदे आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, वो भी प्यार से, गुस्सा नहीं सर, प्यार से, ठीक है। तो हमने किया क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, तिलस में क्या किया गांधी जी ने, तिलस में उन्होंने सिर्फ एक चीज किया, पहला टू सरेंडर द सरेंडर ऑफ टाइटल ऑफ द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। उन्होंने कहा कि जितने भी गवर्नमेंट ने किसी भी बंदे को टाइटल दिया है कि आप इस चीज में बहुत बेहतर, तो गवर्नमेंट टाइटल दे देती है, आप फलाना है, आप ढिमकाना है, आप ढीम है, आप ढाम है, सब हम लोग नहीं लेंगे, हमसे ना हो पाएगा। अगला एंड आ बाइगॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जितने भी सर्विस में बंदे काम थे, किसी भी छोटे हो या बड़े हो सर्विस में, जो रूल करने में मदद करते थे, ये इन सब का भी हम लोग बाइकआउट करेंगे, किसी भी तरीके से नहीं, किसी भी सर्विस में काम नहीं करेंगे। आर्मी, जितने भी बंदे इंडिया के आर्मी में नहीं जाएंगे, अब भी कभी निकलो आर्मी में नहीं जाएंगे। पुलिस में हम आपकी मदद नहीं करेंगे। कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कोर्ट में भी नहीं जाएंगे, और जो वकील है वहां पे नहीं जाएगा, टीचर है पढ़ाने नहीं जाएगा, और जितने भी बंदे हैं ये जो लोग काम कर रहे थे वो वहां पे जाएंगे ही नहीं, ठीक है। अगला है लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई नहीं जाएगा, स्कूल में टीचर नहीं जाएगा, स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे, तो स्कूल कैसे चलेगा। अगला क्या था, एंड फॉरेन गुड्स, और जितने भी चीजें थी ना फॉरेन, आई थिंक फॉरेन गुड्स भी है ये, तो फॉरेन गुड्स के भी हम लोग क्या करेंगे, उसमें यूज हम लोग नहीं करेंगे, फॉरेन गुड्स का भी यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है सरकार। तो ये सब चीजें थी कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी टाइप से ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोऑपरेट नहीं करेंगे उनको रूल करने में, दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है सरकार। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सारी चीजों का हम किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करेंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट है व्हाट एक्शन वर टेकन, ओके इट्स डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक बार देखिए जरा,
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधी नोबल मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। कहता है नोबल मेथड, कहता है ऐसा सबसे अच्छा मेथड बताइए जो महात्मा गांधी जी ने अपनाया ब्रिटिश से फाइट करने के लिए। देखिए महात्मा गांधी इज आपके सो इंटेलिजेंट पर्सन, इतने अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन है। आप सोच के देखिए कि सामने वाला बंदा बहुत ताकतवर है और आप ताकतवर नहीं है। अगर आप उसे डायरेक्ट भिड़ेंगे तो आप ही पीटे जाएंगे, आप ही मारे जाएंगे। लेकिन आपको भिड़ना भी है और सामने वाला ताकतवर भी, और आपको जीतना भी, तो आप क्या करेंगे सर? सिर्फ एक ही चीज है कि मोहब्बत से भिड़िए। मोहब्बत से भिड़ने का लाइफ एग्जांपल देता हूं। जस्ट लाइक एक हस्बैंड और एक वाइफ है। आपको पता है जो ताकत के तौर पे आप देखेंगे जो पुरुष है वो ज्यादा ताकतवर है, महिलाएं ताकतवर कम है ना। लेकिन अगर दोनों में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? 99% केसेस में पुरुष ही जीत जाएगा, हस्बैंड जीत जाएगा, महिला हार जाएंगी। लेकिन आप अपने घर में या हर किसी के घर में देखिए, जब भी कुछ इश्यू होता है अंत में किसकी बात मानी जाती है? कौन जीना हराम कर देता है? महिलाएं पुरुषों का खून तक पी जाती हैं सर, बोल बोल के तकलीफ देती हैं, तो जीत जाती है ना वो। क्यों जीत जा रही है? जबकि उनके पास ताकत भी कम है। तो लड़ किस चीज से रही हैं? प्यार से और बोल बोल के लड़ रही हैं, जो इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं, ठीक है, ताकत से नहीं लड़ रही हैं, ठीक है। पुरुष को अपने ही अंदर गिरा देते हैं कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, ये प्रॉब्लम है। तो वैसे ही गांधी जी भी यही एक अप्रोच ये लेते थे कि वो लोग तो ताकतवर थे ही थे। अगर हम लोग उनसे डायरेक्ट भिड़ते, क्योंकि उनके पास बंदूकें भी हुआ करते थे, हमारे पास इतना वो चीजें थी नहीं, और अगर कुछ होता तो वो हमारे लोगों को मार भी सकते थे। तो गांधी जी चाहते थे कि कोई भी हमारी तरफ से एक भी इंसान ना मरे और हम उन्हें जीत भी लें। तो उनके लिए उन्होंने क्या यही मेथड अपनाया जो अक्सर अपनाया जाता है, ठीक है, इमोशनल लेवल पे अपनाया गया था ब्रिटिश के साथ। पहला क्या था? He used the violent method to, देखिए सरकार, गांधी जी इज द वेरी ग्रेट मैन। उन्होंने कभी भी वायलेंस को तो बोला ही नहीं, और स्टोन पेल्टिंग सर, पत्थर के ऊपर कुछ किया नहीं। उन्होंने कभी भी वायलेंस को अप्रोच नहीं किया, तो ये गलत है बिल्कुल। अगला है, he used to burn down गवर्नमेंट ऑफिसर। कभी भी गांधी जी ने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के बर्न डाउन करने की तो कोई बात ही नहीं करी थी, ठीक है सरकार। तो वो उन्होंने ये कभी भी इस तरीके से काम नहीं किया हुआ था, ठीक है। जरा सी ऑप्शन सर यहाँ पे आ गया है, he fought within the principle of an eye of I। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ आई ऑफ आई क्या होता है सर? सी ऑप्शन यहाँ पे है, आप थोड़ा प्लीज देख लेंगे। आई ऑफ आई एक फ्रेज है कि मतलब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देना, गांधी जी ने तो सोचा भी नहीं था ऐसा, तो ये बिल्कुल गलत था। आई के बदले मतलब आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, बदले की भावना नहीं। गांधी जी ने इस तरीके से थोड़ी ना ब्रिटिश को जीता। अगला है, he practiced open defense of law peacefully and demonstration सत्याग्रह and non-violence, ठीक है। और डी क्या है? he ordered to fire because notice are sudden to the arrest। सर ये भी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया था? he practiced open defense of law और पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन। उन्होंने क्या किया था? अपने पीसफुल तरीके से किसी भी चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया था, ठीक है, और सत्याग्रह और नॉन वायलेंस को अपनाया था, ठीक है सरकार। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। गांधी जी ने इस तरीके से करके अपने देश को आजादी दिलाई थी, तो यही उनका एक नोबल मेथड था, ठीक है। डिफेंस ऑफ लॉ मतलब डिफेंस ऑफ लॉ को आप ऐसे समझिए, अपने लिए एक शील्ड तैयार करके फिर उन्होंने इस प्रोसेस को अप्लाई किया था। किसी भी तरीके की कोई वायलेंस नहीं, किसी से कोई भिड़ना नहीं, कुछ नहीं। इमोशनली लेवल पे उन्हें ये महसूस कराया कि यू पीपल आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है सरकार। अगला सवाल ये रहा आपका, देखिए जरा, नेक्स्ट है, अब आप ये देखिए जरा, आई थिंक ये हो गया ना, दैट्स करेक्ट सर। नेक्स्ट है, which party did not boycott the council election held in 1921। कहता है ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने 1921 में जो इलेक्शन हुए थे काउंसिल्स के उसको बायकॉट नहीं किया था। एक बार आप ऑप्शन देखिए तो आपने ये देख लिया होगा। अब देखिए जरा कौन सी पार्टी ने नहीं किया था बाइकआउट। कहता ना नॉट मतलब नहीं किया, तो आप याद रखिए। आपने अभी कहा था स्वराज पार्टी आपने देखी थी,
जो पार्टी सुनी होगी उसने पक्का क्या, तो स्वराज पार्टी भी आपने सुना होगा, मुस्लिम लीग पक्का सुना होगा, कांग्रेस पार्टी तो आज तक सुन रहे होगे, तो कौन सी पार्टी अभी तक आपने नहीं सुना होगा? द पार्टी नेम इज जस्टिस पार्टी। तो यही एक ऐसी पार्टी थी जिसने काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर दिया था, ठीक है सरकार, उससे बायकॉट नहीं किया था। बाकी रिमेनिंग पार्टी स्वराज हो, मुस्लिम हो या कांग्रेस है, इन्होंने बायकॉट कर दिया था। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिए, Why did General Dyer order to open fire on an peaceful demonstration at Jallianwala Bagh? Choose the correct given. सर आपको पता है एक बहुत दर्दनाक घटना हुई थी जलियांवाला बाग में, जब जनरल डायर ने, पार्क में लोग बैठे हुए थे और वो सत्याग्रही लोग थे, पार्क में बैठे हुए थे, एंड जनरल डायर आते हैं, पार्क का गेट बंद करवा के चारों तरफ से एक बंदूक से गोलियां चलाई जाती हैं आम लोगों के ऊपर, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो आप तक पता होगा कि जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में है, तो वहां पे उन लोगों के एक श्रद्धांजलि, एक ट्रिब्यूट के तौर पे उन्हें हम लोगों ने जगह बनाई है, और वहां पे ये इंसिडेंट हो गया था। ये बहुत ही दुख से ऐसा हुआ। अब उसके वो कहता है कि कारण बताइए, व्हाई डिड जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर? क्यों जनरल डायर ने ओपन फायर किया, क्यों, तकलीफ क्या थी, उसे दर्द क्या था और था कहाँ? कारण देखिए सर, पहला है ही वांटेड टू शो हिज पावर, कहता है कि वो अपनी पावर दिखाना चाहता था। अगला है फायरिंग वाज ऑर्डर्ड बिकॉज इट वाज अनरूली क्राउड, क्योंकि वो अनरूल क्राउड था इसलिए फायरिंग कर दी उसने। अगला है ही रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम हिज सीनियर ऑफिसर, कि उसने अपने सीनियर ऑफिसर से ऑर्डर रिसीव किया था। एंड फोर्थ सी है बिकॉज हिज ऑब्जेक्ट as he declared later was to produce a normal effect to create a fear in a mind of the सत्याग्रही। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जनरल डायर को ऐसा लग रहा था कि ये लोग सत्याग्रही जो लोग हैं, इनके मन से हम लोगों का डर हट गया है, इन्हें रास्ता दिखाएंगे। इसी कारण की वजह से क्या हो गया, जनरल डायर ने ओपन फायरिंग कर दी थी। उन्हें लग रहा है ये लोग तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर कर रहे हैं, इसीलिए उसने ओपन फायरिंग कर दी ताकि लोगों को मन में वो डर बैठ जाए। और एक बार जब डर बैठ जाता है ना, फिर वो जल्दी नहीं निकलता। दैट इज द मेन रीजन कि वो क्या चाहता था, लोगों के मन में डर बैठ जाए। किसका? अंग्रेजों का। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, याद रहेगा। आगे चलें, अगला सवाल ये रहा सिर्फ आपके लिए। Who was the writer of the book हिंद स्वराज? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, याद रख ले, हिंद स्वराज कभी ना कभी आएगा। द आंसर इज वन, रविन्द्रनाथ टैगोर, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, अंजलि, एक ही आदमी है वो महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज, हिंदुस्तान को आजाद महात्मा गांधी ने कराया था, तो हिंद स्वराज लिखेगा कौन? महात्मा गांधी जी। द करेक्ट आंसर इज जो महान हो गांधी वही है महात्मा गांधी, जो महान हो गांधी वही महात्मा गांधी, वही लिखेंगे हिंद स्वराज। हिंद स्वराज इज रिटन बाय वन एंड ओनली महात्मा गांधी। सुन रहा है ना तू? ठीक है सर। अगला सवाल, अगला कहता है व्हाट डज सत्याग्रह मीन्स? चूज वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। सत्याग्रह का क्या मतलब है, आप इसमें से बताइए मुझे। पहला कहता है सत्याग्रह मीन्स यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। सर सत्याग्रह का कतई मतलब नहीं कि आप फिजिकल फोर्स, हमेशा याद रखिए सत्याग्रह मतलब सिर्फ प्यार से, ठीक है। दूसरा सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, इट इज अ नॉन वायलेंस मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेशन, ठीक है। और अगला है सत्याग्रह मीन्स पैसिव रेजिस्टेंस एंड इट इज अ वेपन ऑफ वीक। नहीं सरकार, ये तो नहीं कहता है कि सत्याग्रह एक पैसिव रेजिस्टेंस है और सत्याग्रह वो लोग करते हैं जो लोग कमजोर होते हैं। नहीं सर, सत्याग्रह वो लोग करते हैं जो ताकतवर होते हैं, जिसमें सत्य का दम होता है, जिसे पता है कि वो सही है तो वही सत्याग्रह करेगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सत्याग्रह कमजोर लोग नहीं करते हैं। अगला कहता है कि सत्याग्रह वाज अ रेसिस्ट मेथड ऑफ मास एजिटेशन। सर रेसिस्ट मेथड में सत्याग्रह थोड़ी ना गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, रेसिस्ट मेथड नहीं है सत्याग्रह। तो द करेक्ट ऑप्शन सर ये होगा सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन
सत्याग्रह किसी भी तरीके से कोई इन्फ्लिक्ट दर्द पेन का कारण नहीं बनता। इट इज अ नॉन वायलेंस मेथड, और ये नॉन वायलेंस मेथड, कभी भी सत्याग्रह लोग वायलेंस नहीं करेंगे। ये बात की प्रॉमिस लिया था गांधी जी ने, ठीक है सरकार, कभी वायलेंस नहीं करना है। और अगला फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेशन, और जो भी गलत काम कर रहा है उसके अगेंस्ट हम फाइट करेंगे बट प्यार से। दिस इज अ मीन ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब सत्य के साथ स्टैंड होना, स्टैंड विद द ट्रुथ, दिस इज कॉल्ड सत्याग्रह। इसीलिए गांधी जी जीत गए, अंग्रेज लोग हार गए क्योंकि वो गलत थे, हम लोग सही थे उस वक्त। हम तो थे नहीं ना, गांधी जी सही थे। ठीक है सर, अगला सवाल ये रहा, देखो मगर प्यार से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिकेट? पिकेट्स के मीनिंग क्या होती है आप समझ लीजिए। पिकेट्स की मीनिंग, फॉरेन गुड्स वर बर्न, नॉन फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन इंपोर्ट्स, वेयरिंग ओनली इंडियन क्लोथ्स, a form of a demonstration or protest by which people block the entrance of a shop, factory and office. The correct answer is this one. पिकेट्स का मतलब होता है आंदोलन करना, मतलब ऐसे समझ लीजिए पिकेट्स का मतलब आंदोलन, मतलब अगर कोई कहीं जा रहा है, एक देखिए ना, a form of demonstration, एक डेमोस्ट्रेशन एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, पीपल ब्लॉक कर देते हैं, किसका, किसी भी दुकान का, शॉप का, किसी भी शॉप, दुकान की शॉप के गेट को बंद कर सकते हैं, फैक्ट्री एंड ऑफिस को गेट को बंद कर देते हैं, उसे बोलते हैं पिकेट। पिकेट्स का मतलब होता है कुछ लोग जाएंगे और दुकान बंद करवा देते हैं, शॉप बंद करवा देते हैं, ऑफिस बंद करवा देते हैं, इस चीज को हम पिकेट्स बोलते हैं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पिकेट्स का मीन्स मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल जो प्रोटेस्ट करते हैं और वो ब्लॉक कर देते हैं दुकान, घर, दुकान है या कोई शॉप है या कोई ऑफिस है, इस सब चीजों को। ठीक है सर, पिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रख लीजिए। ठीक है, अगला है, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यूज्ड इन अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन विच पीपल ब्लॉक द, सर अभी पढ़ा था, देखिए, इन विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ शॉप, फैक्ट्री एंड ऑफिस। अभी बताया था, जिसमें कुछ लोग ब्लॉक कर देते हैं, किसका, एंट्रेंस, शॉप का हो, फैक्ट्री का हो या फिर ऑफिस का हो, उसे क्या बोलते हैं, पिकेटिंग बोलते हैं। ठीक है, पिकेटिंग बोलते हैं। बायगॉट मतलब आपको पता ना, बायगॉट कर देना। बेगर मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, बेगर करना। बंद मतलब बंद नहीं करवाते, पिकेट मतलब ब्लॉक करवा देते। इस टर्म को हम पिकेट बोलते हैं जब कुछ लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान शॉप और दुकानों को बंद करवा देते थे, मतलब ब्लॉक कर देते थे। दिस इज कॉल्ड पिकेटिंग, दिस इज कॉल्ड पिकेटिंग, दिस इज कॉल्ड पिकेटिंग। याद रखिए, देखो मगर प्यार से। Which of the following was the Mahatma Gandhi's noble method of fighting against the British? Sir, I have already done, अभी पहले करवा दिया है। पीपीटी बनाने वाले देव बाबू जरा संभल के बनाइए ना। Who visualized and depicted the image of Bharat Mata through the painting? Most important, भारत माता की। सर कहता है कि किसने भारत माता की विजुलाइज किया था पेंटिंग के थ्रू? किसने विजुलाइज किया था पेंटिंग के थ्रू? तो नन अदर देन सर बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं थे सर, इन्होंने कुछ और इनका योगदान है। रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको पता है राष्ट्रगान के जाता है। और नताशा शास्त्री जी, ये भी नहीं है सरकार। हाँ, अबिंद्रनाथ टैगोर इज द मैन जिन्होंने भारत माता जी की पिक्चर को पोर्ट्रेट किया था। अबिंद्रनाथ टैगोर वही थे जिन्होंने भारत माता की पिक्चर को पोर्ट्रेट किया था। अबिंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन इज हियर सर, प्लीज नोट इट डाउन। अबिंद्रनाथ टैगोर इज द मैन जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग को डिपिक्ट किया था। ठीक है सरकार, ये याद रखिए। ठीक है, आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान के लिए अपना योगदान दिया था। ठीक है, और फिलहाल के लिए अब अगले सवाल पे देख लेते हैं, अगर प्रश्न बाकी है तो। बस यही है आई थिंक। अब चैप्टर नंबर 3 आ गया है, तो चैप्टर नंबर 2 तक ही है। तो आपको करना क्या सरकार, चैप्टर नंबर 2 के नेशनलिज्म इन इंडिया के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के जो है वो मैंने आपको करा दिए हैं। आप इसे 1-2 बार देखिए, और जब भी देखते हैं ना, मेरे पीछे बोलिए, वीडियो चलते चलते मेरे पीछे बोलेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, बिना कहे वहां पे याद हो जाएगा, आंखों में आंखें देखेंगी और सवाल हो जाएगा तेरा। ठीक है सरकार, बस अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, ये मोहब्बत अभी यहीं तक के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब ये हिस्ट्री का मैं जितने भी आपके सिलेबस में है सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दूंगा, एक बार देख के जाना। ठीक है सर, नंबर लाने की जिम्मेदारी है मेरी। ठीक है,